Hello everyone. Today we discuss about our new topic, structure of blood, blood bank, blood transfusion and their precautions. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त की संरचना की। टॉपिक हमारा जो है रक्त की संरचना की जब हम बात करते हैं तो ब्लड जो है वो हमारा एक टिश्यू है, ऊतक है, जिसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पानी जैसे तरल पदार्थ में तैरती हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड में जो कई सारी कोशिकाएं होती हैं, इनको हम निर्मित तत्व कहते हैं। ये हमारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिसको हम 4 प्रकार की कहते हैं: ब्लड प्लाज्मा, RBCs लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ WBCs तथा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड में कम से कम 1 माइक्रोलीटर रक्त में लगभग 4 मिलियन से 6 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं, 5,000 से 10,000 तक WBCs तथा 1.5 लाख से 5 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त का कुल आयतन जो है वो लगभग 5 लीटर होता है। अब हम बात करें अगर प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो है प्लाज्मा में ये स्ट्रॉ कलर का द्रव होता है जो रक्त का एक भाग होता है। ये कुल रक्त का 50% से 60% तक होता है भाग, और इसमें 90% पानी तथा 9% अन्य पदार्थ घुले हुए होते हैं। और इन पदार्थों में ऐसी प्रोटीन भी होती है जो ब्लड के थक्के बनाने में तथा संक्रमण से लड़ते हैं। रक्त में जल की अधिकता के कारण रक्त वाहिनियों में ब्लड वेसल्स में तीव्र गति से प्रवाहित होने में समर्थ होता है। प्लाज्मा में ठोस रूप से मुख्य 3 द्रव जो हैं वो घुले होते हैं, 3 प्रोटीन्स जो होती हैं वो घुली होती हैं, जिसमें हम सबसे पहली होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। दूसरी है हमारी लेब्यूमिन, ये अनेक बीमारियों से शरीर का बचाव करती है। तीसरी है फाइब्रिनोजन, ये ब्लड के जमने में मतलब ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती है। अब हम बात करते हैं RBC की, रेड ब्लड कॉर्पसेस की, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करती है। ये देखने में समतल डिस्क की तरह होती हैं, जो किनारों की बजाय बीच में पतली होती हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। उसके बाद हम लाल रक्त कोशिकाओं में मुख्यतः जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है और जिसकी वजह से ये कोशिकाएं जो हैं वो लाल रंग की होती हैं। अगला हम बात करते हैं RBC श्वेत रुधिर WBC श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं, ये कोशिकाओं को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। संक्रमण से तथा शरीर में घुसने वाले जितने भी अन्य हानिकारक तत्व होते हैं उनसे ये लड़ने का कार्य करती हैं। ये देखने में गोल तथा रंगहीन होती हैं। ये कोशिकाएं बैक्टीरिया को घेर कर, इसमें से कुछ सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया को घेर कर उन्हें चट कर जाती हैं, नष्ट कर देती हैं, और कुछ ऐसी दूसरे प्रकार की होती हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं। ऐसी प्रोटीन जो बैक्टीरिया और वायरस बनती हैं, तो ऐसी प्रोटीन और बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य हमलावरों को खत्म कर देते हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स की, ब्लड प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये डिस्क के आकार के वे पदार्थ होते हैं जो खून को बहने से रोकते हैं। साथ ही ये महीन निर्मित तत्व हैं, बहुत ही महीन होते हैं। जब कोई भी हमारी ब्लड वेसल नर्व कट जाती है तो एक कटी हुई नलिका के किनारे से एक दूसरे से जुड़कर प्लग की भांति कार्य करते हैं, और ये एक ऐसा रसायन छोड़ते हैं जो फाइब्रिनोजन हमने अभी पढ़ा था उसके साथ क्रिया करके अन्य प्लाज्मा प्रोटीन बना लेते हैं, जिससे ब्लड के जो है क्लॉट्स बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं, ब्लड बहना कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं रुधिर के कार्य की। रुधिर के कार्य की जब हम बात करते हैं तो
सबसे पहला होता है, ये परिवहन का कार्य करता है। ये इसमें जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है मुख्यतः, जिसमें श्वसन धरातलों जैसे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाना तथा उन्हें ऊतकों तक पहुंचाना, अतः रक्त सांस की प्रक्रिया जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें भी सहयोग करता है। दूसरा है भोजन ले जाने का कार्य। रक्त आंतों से इंटेस्टाइन से घुलनशील भोजन, जो भोजन घुल जाता है अर्थात ग्लूकोज और अमीनो एसिड के फॉर्म में, विटामिन, वसा और खनिज के रूप में, तो पहले वो लीवर के पास ले जाता है और फिर शरीर के हर उस हिस्से में ले जाता है जहाँ कोशिकीय गतिविधियों के लिए उसकी आवश्यकता होती है। तीसरा है अवशेष पदार्थों का उत्सर्जन। सभी कोशिकाएं जो हैं शरीर में वो ऐसे पदार्थ बनाती हैं जो शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं, अतः उन्हें जल्द से जल्द शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य किया जाना आवश्यक है। रक्त ऐसे पदार्थों को गुर्दों, किडनी, फेफड़ों, त्वचा और आंत तक लाता है, इंटेस्टाइन तक, ताकि वे हटाए जा सकें। चौथा हमारा जो ब्लड का कार्य है वो है वाटर बैलेंस बनाए रखना। तो संचारित रक्त और ऊतकीय साइटोप्लाज्मा में पानी के लगातार आदान प्रदान द्वारा रक्त शरीर में जल्द संतुलन भी बनाए रखता है। पीएच बनाए रखना। रक्त की प्लाज्मा प्रोटीन बफर तंत्र का भी कार्य करती है तथा रक्त के पीएच में होने वाले परिवर्तन को रोकती है। साथ ही शरीर के तापमान का नियमन। सभी कोशिकीय गतिविधियों से ऊष्मा पैदा होती है और परंतु कुछ कोशिकाएं जैसे मांसपेशियां और ग्रंथियां एक दूसरे से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ये ऊष्मा खून के प्रवाह में प्रवेश करती हैं तथा सारे शरीर में घूमती हैं। यदि हमारा रक्त इस ऊष्मा का डिस्ट्रीब्यूशन ना करे तो कुछ हिस्सों में बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी, जबकि दूसरे पूरी तरह जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ठंडे रह जाएंगे। अतः रक्त संचार जो है वो ऊष्मा का भी सही वितरण करके शरीर के बॉडी टेम्परेचर को नियमित बनाए रखता है। नेक्स्ट है रक्त के थक्के बनाना। चोट के दौरान जब रक्त को नुकसान पहुंचता है, रक्त को वो मतलब बह जाता है अधिकता से ज़्यादा चोट लगने पे, तो रक्त के बहने को रोकने में भी थक्के बनाने की भी क्षमता इसमें होती है। नेक्स्ट हमारा संक्रमण से बचाव। अगर हम बात करें तो संक्रमण से भी बचाव में हमारे प्रतिरोध तंत्र में WBCs जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जिससे बीमारी फैलाने वाले पदार्थों से शरीर का बचाव होता है। जब हानिकारक पदार्थ जैसे ही शरीर में हमला करता है वैसे ही ये WBCs जो है वो जागृत हो जाती हैं। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। थैंक यू।